आज तक हमेशा समाज के हित को सर्वोपरि मानता है, इसलिए समाज के सुख दुख बांटने को अपना फर्ज समझता है और इसीलिए आज हम आपको कश्मीर की कर्फ्यू वाली पीड़ा महसूस करवाना चाहते हैं। इसलिए आज का खबरदार कश्मीर को समर्पित है। आज कश्मीर में कर्फ्यू के 50 दिन हो गए, जिसकी शुरुआत हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुई थी। इन 50 दिनों में कश्मीर घाटी का शटर डाउन है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। इन 50 दिनों में कश्मीरियों ने नर्क जैसे हालात भोगे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कश्मीर में दुकानें, स्कूलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजनेस सब ठप है और श्रीनगर की सड़कों पर तो सिर्फ सेना के जवानों का कब्जा है। इन 50 दिनों में 71 लोगों की जान प्रदर्शन और पत्थरबाजी में जा चुकी है। 3000 सुरक्षा कर्मियों समेत 9000 लोग हिंसक प्रदर्शनों में घायल हुए हैं। इन 50 दिनों में कश्मीर को 6400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्तियां तबाह हो चुकी हैं और कश्मीरियों को बेपनाह दर्द मिला है। मौजूदा हालात में कश्मीर पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन आम कश्मीरियों की चिंता करने वाला कोई नहीं दिखता। आज तक में कश्मीर घाटी में जाकर 50 दिनों से लगातार चल रहे कर्फ्यू में बंधक बनकर रह गई कश्मीर के आवाम का दुख बांटा है और कश्मीरियों के कर्फ्यू वाले दर्द को बेहद नजदीक से महसूस किया है। हिजबुल मुजाहिदीन का 21 वर्षीय कमांडर बुरहान वानी मारा गया है, जिस तरह की जानकारी इस वक्त आ रही है। आपको ये तस्वीरें जब उसकी देखेंगे तो याद आ जाएगा, पिछले दिनों आपने टेलीविजन पर इसे खूब देखा होगा। बहुत कम उम्र में ये हिजबुल का कमांडर बन गया था। 50 दिन हो गए आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत, लेकिन इन 50 दिनों में कश्मीर तिल तिल करके मर रहा है, सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। 71 निर्दोष नागरिकों की मौत, 9000 से ज्यादा घायल, चीख पुकार, पत्थरबाजी, पैलेट का क्या नहीं झेला कश्मीर ने इन 50 दिनों में। हालत बहुत खराब है, हमारे लिए कोई जायज बात नहीं हो रही। सिचुएशन चल रही है, नहीं लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। कश्मीर के इसी दर्द को महसूस करने के लिए आज तक ने कश्मीर के डाउनटाउन में 2 दिन बिताए, हालात का जायजा लिया, लोगों से बातें की। हमें 2 तरह के चेहरे नजर आए, एक बेबस और खौफ से भरे और दूसरा गुस्से से। कोई जायज बात नहीं हो रही है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो उसका जो सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती आती है चक्कर मारने, वो घूमती हैं बाहर, क्या करती हैं वो? यहाँ की आवाम से वो क्या आते हैं, उधर बैठते चश्मेशाही में, वापस चले जाते हैं जहाज पर। कौन सा फायदा हमको आता है? कोई फायदा। रोज मरते हैं लोग, चाहे पैलेट से मरते, गोली से मरते, पत्थर से मरते तो हम ही कश्मीरी, और क्या बाहर का कोई मरते है? इधर हम कश्मीरी मरते हैं। कश्मीर में कर्फ्यू लगना नया नहीं है। कर्फ्यू 2008 और 2010 में भी लगा था। 2010 में भी हिंसा 4 महीने चली थी, लेकिन बीच बीच में कर्फ्यू हट जाता था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। 50 दिन हो गए, एक दिन के लिए भी कर्फ्यू नहीं टूटा। श्रीनगर का लाल चौक अभी भी वीरान है। दुकानों पर लगे ताले अब जंग खाने लगे हैं। सूनी सड़कों पर सेना का कब्जा है। इक्का दुक्का लोग दिखते हैं, जिनके चेहरे पर डर और मायूसी साफ दिखती है। श्रीनगर का दिल कहलाने वाला ये लाल चौक है और ये यहाँ पर सेंटर में जो घंटाघर बना है, सेंटर स्क्वायर, इस पे जम्मू कश्मीर की राजनीति ही चलती है। दरअसल अगर 1947 से बात करें, जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में भाषण दिया था, उसने भी इसी मंच को चुना था और यहीं से जम्मू कश्मीर को संबोधित किया था। अब उसके बाद जब भी कोई राजनीति शुरू होती है, वो श्रीनगर के इसी चौक से चलती है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर एक भी दुकान 1 मिनट के लिए भी नहीं खुली है। सब ठप है, बैठा हुआ है, सब ठप है, बैठा हुआ है यहाँ पे, खासकर श्रीनगर में। सब डिस्ट्रिक्ट में इधर जहाँ पे जो आजकल जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू के दौरान हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। मेडिसिन की प्रॉब्लम होता है और खाने पीने की प्रॉब्लम होता है, मिल्क का प्रॉब्लम होता है। और बाकायदा पेशेंट जो जा रहा था उधर अस्पताल के लिए, डॉक्टर के पास जाना है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होता है। और
जब हमारा बहुत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले हम जब से बाहर भी मतलब कोई खरीदना चाहिए, कोई सब्जी लेना है, अलाउ नहीं कर रहा है। कश्मीर खामोशी की चादर में लिपटा है, लेकिन सरकारें खामोश नहीं हैं। कभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर जाकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलते हैं, तो कभी महबूबा मुफ्ती दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती है। बयानबाजियां भी होती हैं, पाकिस्तान को धिक्कारा भी जाता है, कश्मीर को नसीहतें दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब काफी कंसर्न है, जैसे हम सब लोग कंसर्न है आज जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। जैसे कि कल फिर पुलवामा में एक कैंप के ऊपर जब कई नौजवानों ने जाके हमला करने की कोशिश की, वहां एक लड़का मारा गया। आज मॉर्निंग में पुलिस का एक कांस्टेबल मिलिटेंट उन्हें मार दिया। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सबके लिए ये कंसर्न की बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। और वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रुक जाए, जम्मू कश्मीर जो है इस मुसीबत से बाहर निकल आए। सरकारें जो भी कह ले, लेकिन कश्मीर 50 दिन से खून के आंसू रो रहा है। आम कश्मीरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोषी पाकिस्तान है या कश्मीर के भटके हुए नौजवान। कश्मीरियों को फर्क नहीं पड़ता कि दोषी सेना है या सरकार। कश्मीर को फर्क पड़ता है कि 50 दिन हो गए वो घरों में बंद है। आखिर उनका कसूर क्या है? करता गुजर ऐसे हम भी करते। तो क्या करते दिन में? काम खराब है, फिर क्या ऐसे बैठता घर में। पहले आपने देखा है ऐसे हालात पहले कभी हुए हैं? नहीं, ऐसे हालत कभी नहीं हुआ। कितने दिन से किताबों को हाथ नहीं लगाया आपने? जब से हड़ताल हुआ। तो क्या करती हैं आप अभी दिन में, पूरे दिन भर? ट्यूशन जाती हूँ और घर में पढ़ाई करती हूँ। खुश है कि स्कूल खुलना चाहिए? बहुत तो क्या पढ़ाई मिस कर रहे हैं आप या अपने दोस्तों को? पढ़ाई। यहाँ पे इतनी हालात खराब है कि पूछो ही मत। घर से हम निकलते, कोई बोलता है कुछ लाभ, बोलते घर वाले पता नहीं वहाँ से वापस आओगे या नहीं आओगे। हालात हद से ज्यादा खराब, और यहाँ की सरकार बिल्कुल कामयाबी नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन कहने से क्या होता है, होना भी तो चाहिए। कश्मीरियों से पूछिए, वो कहेंगे उनकी जिंदगी नरक हो चुकी है। लेकिन सिस्टम खामोश है, सियासत जारी है, बयानबाजी भी चल रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। सवाल उठते हैं तो महबूबा मुफ्ती की आंखें भी भर आती हैं और गृह मंत्री नजरें झुकाए बैठे रहते हैं। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं, मैंने इनको चाकू से निकाला है। जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहाँ बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे, इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से। जब इनका कार्ड चेक किया जाता है, आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। 50 दिन से नरक भोग रहे कश्मीर का बच्चा सिर्फ एक ही बात कर रहा है, कहां पर पत्थरबाजी हुई, कहां पर पैलेट गन चली, कहां पर खून खराबा हुआ, और अब तक कश्मीर में कितने लोगों की जान जा चुकी है। कश्मीर को वाकई में आजादी चाहिए। आजादी इस डर से, आजादी कर्फ्यू से, आजादी घर में बंधक बनकर रहने से, आजादी अपनी रोजी रोटी कमाने की, आजादी अपने बच्चों को स्कूल जाने की। कब मिलेगी कश्मीर को इस नरक से आजादी? श्रीनगर से संजय परागटा के साथ आज तक ब्यूरो। एक आतंकवादी की मौत ने कश्मीर को सुलगा दिया। 50 दिन हो गए सुलगते कश्मीर से हिंसा की लपटें आज भी उठ रही हैं। आम कश्मीरियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर के हालात के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या किसी और का। वो परेशान हैं क्योंकि पिछले 50 दिनों से वो अपने घरों में बंधक बने हुए हैं और कश्मीर के इतिहास का ये सबसे लंबा चलने वाला कर्फ्यू है जिसे वो झेल रहे हैं। साल 1984 में श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराने के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद 22 दिनों तक लगातार कर्फ्यू लगा था, लेकिन अब की बार तो हद हो गई। कश्मीर में 50 दिनों से कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू में कश्मीर के लोग कैसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, आज तक ने श्रीनगर जाकर इसका जायजा लिया है।
कश्मीर में कर्फ्यू के 50वें दिन की शुरुआत आतंकवादियों की गोली की आवाजों से हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। कांस्टेबल खुर्शीद अहमद गन ई ड्यूटी के लिए पुलवामा के कोयल गांव में घर से निकले ही थे कि आतंकवादी सामने आ गए और उन्हें गोली मार दी। पुलवामा जिले का 19 साल का आमिर 50 दिन से जारी हिंसा और प्रदर्शन का ताजा शिकार है। कश्मीर घाटी में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। 500 से ज्यादा लोगों की आंखें पैलेट गन ने जख्मी कर दी हैं। कश्मीर में कर्फ्यू के 50वें दिन आज तक की टीम श्रीनगर पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सड़कों पर सिर्फ सेना के जवान थे। ये डाउनटाउन का इलाका है जहां से 50 दिन पहले प्रदर्शन और हिंसा शुरू हुई। अब 50 दिन बाद यहां हिंसा के निशान मौजूद हैं और फिजाओं में खौफ की आहट। सुरक्षाकर्मी श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, लेकिन उनके लिए भी हालात को काबू में करना मुश्किल हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3000 सैनिक कश्मीर हिंसा में घायल हुए हैं। यहाँ पर आप पिकेट देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पर आने जाने वाली हर गाड़ी को देखा जा रहा है। कोई इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी जाना चाहती है तो उनको जाने दिया जा रहा है। हर आदमी को पूछा जा रहा है और यहाँ पर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? ये एसआई जॉन विक्टर। विक्टर साहब, आप क्या यहाँ पर पत्थरबाजी भी होती है? आपने जिस तरह से गियर पहन रखे हैं। यहाँ पत्थरबाजी होते है, उधर वो ब्रिज के पास भी पत्थरबाजी होता है, इस साइड भी पत्थरबाजी होते है, इसलिए हमने नाका लगा रखा है। और जैसा पत्थरबाजी हो जाएगा हम भी इधर से एकदम तैनात हो जाता है। उन लोग जब पत्थर मारता है हम भी पत्थर मारता रहता है। और ज्यादा भीड़ आ गया, अगर कोई जुलूस वगैरह निकल गया, उस टाइम हमने हमारा अधिकारी से पूछ करके हम टीयर स्मोक का इस्तेमाल करता है। प्रदर्शन, झड़पें, खून खराबा पिछले 50 दिनों से कश्मीर ने अपने सिवा कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं झेला, लोग डरते हुए सड़कों पर निकलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद बाहर खुली हवा में चैन की सांस ले पाएं। लेकिन सड़कों पर आते ही लोगों की सांसें उखड़ने लगती हैं। एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। कर्फ्यू ने कश्मीर को पूरी तरह ठप कर दिया है और लोगों को मायूस। कुछ नहीं हो गया। अच्छा, तो आप, मैं देख रहा हूँ ये गाजर आपके हैं? आपके हैं। अच्छा, आपने कहाँ से लाए ये? पार से लाए। पार से लाए। तो कितना चलना पड़ा आपको ये लाने के लिए, गाजर लाने के लिए, छोटी सी सब्जी लाने? समझो 1.5 किलोमीटर। आपको क्या करना था बैंक पे? पैसा निकालना। हाँ। तो अभी कितने दिन के बाद आप आए? क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर पैसा लेने के लिए? ये क्या जो आखिर पेंशन है आपका? पेंशन है? हाँ। कश्मीर सिसक रहा है, 50 दिन से बंधक बना हुआ है। स्वर्ग सी धरती पर खून के धब्बे हैं, खुले आसमान में डर तैर रहा है। आखिर कश्मीर के इस दर्द का अंत कब होगा? अशरफ वानी के साथ संजय बरागटा, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में कर्फ्यू के 50 दिन लोगों के लिए नर्क के समान हो गए हैं, जिसका खमियाजा हर कश्मीरी भुगत रहा है। कर्फ्यू की वजह से कश्मीर के बच्चों ने 50 दिन से अपने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन इतने बदतर हालात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। आज तक की टीम ने श्रीनगर में एक ऐसे घर का दौरा किया जहां 2 बहनें 50 बच्चों को पढ़ा रही हैं ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। श्रीनगर में 50 दिन से कर्फ्यू लगा है, लेकिन कर्फ्यू के सन्नाटे के बीच बेनीमा इलाके में एक घर से आती बच्चियों की आवाज उम्मीद जगा रही है। जैसा बनाया गया था। ईट सराई है वार्ड। श्रीनगर के बेनीमा इलाके के इस घर में एक छोटी सी ट्यूशन की एकेडमी चल रही है, जहां पे तकरीबन 50 से 60 बच्चे अलग अलग क्लास के इस इलाके के, 2 बहनें उनको यहाँ पर पढ़ा रही हैं। और यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए और उनका कोर्स पूरा हो, इसके लिए यहाँ पर 2 बहनें कोशिश कर रही है। ये छात्र खुशकिस्मत है, लेकिन श्रीनगर और इसके दूर दराज के इलाकों में, कश्मीर घाटी में तकरीबन 70% ऐसे छात्र हैं जिनके पास ना तो इस तरह की ट्यूशन अकेडमीज हैं, ना कोई पढ़ाने वाला है
और ना ही वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि वो छात्र घरों से निकलकर कहीं ट्यूशन के लिए जा सके। कर्फ्यू की वजह से श्रीनगर में स्कूल बंद है। 50 दिन हो गए, बच्चों ने स्कूल का गेट नहीं देखा, लेकिन दो बहनें नाजिया और मसरत 50 बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ा रही थी। हमने सोचा कि जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा फ्यूचर तो यही है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डिविएट नहीं होने चाहिए कम्प्लीटली स्टडी से। मेंटली तो ये डिस्टर्ब्ड हैं, फुल्ली डिस्टर्ब्ड है। मैं पिछले 5 साल से टीचर हूँ। मैंने 5 साल में नहीं देखा कि बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड होते हैं जितने आज डिस्टर्ब्ड होते हैं। मन में हमेशा यही बात होती है, मैम हम आ गए, वहाँ से पुलिस था, मैम हम आ गए, मम्मा को पुलिस ने डांटा, मैम जब हम आ गए पापा को पुलिस ने डांटा। अब कोई कोई बच्चा ऐसा है कि मतलब मैं आज कभी किसी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ती हूँ। इंस्टेड ये हमारी लेन में ही रहते हैं, 1-2 लेन छोड़ के रहते हैं, मगर मैं किसी बच्चे को अकेले नहीं छोड़ती, बिकॉज आई नो कि ये नहीं देखते हैं लिहाज कि ये छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन निकले हैं, ऐसे ही मारते हैं। इवन मतलब यहाँ की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमें बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई सो। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, एग्जाम्स अक्टूबर में है मेरे ख्याल से, तो आपको क्या लगता है कि कितने बच्चों का साल इस बार खराब हो सकता है? कितने ने, ऑलमोस्ट पूरे कश्मीर का ये एकेडमिक साल ज़ाया हो गया। इस क्लास में 50 बच्चे अपने कोर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजिया कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों के मन में डर थोड़ा कम होता है। ये कहते कहते नाजिया की पीड़ा आंसू बनकर बहने लगती है। छोटे छोटे बच्चे ये फोबिक बन गए, हम फोबिक बन गए हैं। शाम को खिड़की नहीं खोल पाते हैं, कहीं वहाँ से आर्मी ना हो। नाइट कर्फ्यू होता है, कभी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाने नहीं देते हैं। मेरी मामा पिछले कई दिनों से बीमार है, हॉस्पिटल जाना था, नहीं जाने देते हैं। इतनी ज्यादा आर्मी है वहाँ पे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे? गरीब लोग खाएंगे तो क्या खाएंगे? इंडिया गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोच रही है? वो तो अपने हमेशा कश्मीर के पीछे होते, कश्मीर हमारे, कश्मीरी हमारे, वो क्यों नहीं कहते? पिछले कुछ दिनों कहा उन्होंने। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कश्मीर का फैसला इस हाल में। नाजिया की आंखों से बहते ये आंसू बच्चों को भी मायूस कर रहे थे। 5वीं में पढ़ने वाला 11 साल का यासीन इस बात से भी दुखी है कि वो पिकनिक पर नहीं जा पाता, और इस बात से भी नाराज है कि 5 साल के बच्चे को पैलेट गन से क्यों मारा, और इस बात से गुस्सा भी है कि कश्मीर समस्या का हल क्यों नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में जो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, अभी हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ और बाहर नहीं खेलने जा रहे हैं, पिकनिक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस हड़ताल से। डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है, क्योंकि परसों ही 5 साल के बच्चे को पैलेट मारा। ये लोग नहीं, ये CRPF नहीं देखती है कि ये बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई की तरफ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बैग लेके होते हैं, उन्हें भी पैलेट फायर करते हैं। मैं इसलिए इंडिया गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द कश्मीर पे कुछ फैसला करे। ये हल होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। ये सारे बच्चे रोजाना ट्यूशन पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके मन में कश्मीर के हालात घूमते रहते हैं। डर के साए में पढ़ाई आसान नहीं होती। ट्यूशन्स खोला है, इससे हमारा ही बेनिफिट है। जो हमारा लॉस होने वाला था वो हमें लॉस नहीं होगा, और हमारा ना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्कूल जाने के बगैर ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जो भी हमें स्कूल में काम रख रहे थे, मतलब जो भी हमें टर्म सेकंड में पढ़ना था या अभी पढ़ना था, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने पहले ऐसा माहौल देखा है बाहर? कहीं आपको डर लगता है जब बाहर निकलती हैं या जब ट्यूशन के लिए आती हैं? बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर रहता है कि कहीं यहाँ से मिलिट्री ना आए या लड़के पथराव ना करे। ये खिड़की खोलने से डरता है, रात को जब लाइट होती है तब डरता है, अंदर रहने से भी आज इनसिक्योर है। हम डर इस बात का रहता है कहीं कुछ ना हो जाए, किसी को मार न डाले। टीवी देखती हैं आप? थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो न्यूज़ देखनी है, क्योंकि अभी हालत खराब है, इसलिए न्यूज़ ज़्यादा देखती हूँ। तो न्यूज़ पे जो देखते हैं आपको वो ठीक लगता है? कुछ ठीक लगता है, लेकिन सब तो ठीक नहीं ना है। जैसे लोगों की जानें चली जा रही है, वो हमारे लिए थोड़ी फायदा है, मतलब वो ठीक थोड़ी है। 12 साल की महिम शौकत भले ही ट्यूशन पढ़ रही है, लेकिन चाहती है कि जल्दी स्कूल खुलने चाहिए। चिंता ये भी है कि अगली ईद कैसे मनेगी, क्योंकि कश्मीर में तो मातम पसरा हुआ है। हमें आने वाली ईद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मर गए हैं कश्मीर में, और पेरेंट्स के पास भी, और बहुत सारा कोई दुकान खुला नहीं है, कोई कुछ भी मिलता नहीं है, तो इस बार ईद मनाना मुश्किल ही है। बच्चे भविष्य होते हैं, ये हमने हमेशा सुना है,
लेकिन पिछले 50 दिनों के कर्फ्यू के दौर में सबसे बुरा अगर असर किसी पर पड़ रहा है तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ रहा है। इन्हें नहीं मालूम कि कर्फ्यू का मतलब क्या होता है। इनको चाहिए कि स्कूल फिर से खुल जाए, ये पढ़ाई के लिए जा सकें, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा सकें, जो कि पिछले 50 दिनों में ये नहीं कर पाए हैं। 50 दिन से कर्फ्यू झेल रहे कश्मीर में उम्मीद के किरण बने इस स्कूल से जब हम बाहर आने लगे तो नाजिया का दर्द फिर आंखों के रास्ते बाहर आ गया और उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर हमारा दिल भी रो पड़ा। तो ये बेचारे डाइवर्ट हो जाते, क्या हमें क्या करना, अब हमें पढ़ना भी है। कुछ बच्चे ऐसे भी वो हमें बोल रहे मैम अब हमें पढ़ना भी है, कभी अब हम स्कूल भी जा पाएंगे, कभी ऐसी कुछ सवाल हमसे बच्चे पूछा। 50 दिन हो गए, कश्मीर में कोई स्कूल नहीं खुला, कोई फैक्ट्री नहीं खुली, दुकानों के शटर डाउन हैं, पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, डल लेक सूनी पड़ी है, शिकारे खड़े खड़े गलने लगे हैं और लोग मायूस हैं। पिछले 50 दिनों में कर्फ्यू ने कश्मीर की कमर तोड़ दी है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 50 दिनों से कर्फ्यू की वजह से कश्मीर को रोजाना 135 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक कश्मीर की अर्थव्यवस्था को 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कश्मीर की सरकार सेल्स टैक्स और रेवेन्यू के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा चुकी है। आज तक की टीम जब श्रीनगर पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, कर्फ्यू कब हटेगा, धरती का स्वर्ग कब गुलजार होगा। जवाब हमारे पास भी नहीं था। डल लेक की एक शांत शाम, साल के इस वक्त में यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी, रौनक हुआ करती थी, हाउस बोट पर्यटकों से भरे रहते थे, शिकारे एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे। लेकिन आज हाउस बोट खाली है, शिकारे वाले किनारे पे अपने शिकारा लेकर खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि इस डल लेक की सुबह फिर लौटेगी। धरती की जन्नत में 4 चांद लगाने वाली डल लेक पिछले 50 दिनों से टूरिस्टों का सबसे बड़ा सूखा झेल रही है। डल लेक में जमी ये काई गवाही दे रही है कि पिछले 50 दिनों में यहाँ कोई शिकारा नहीं चला। 50 दिन हो गए शिकारे वाले डल लेक में टकटकी लगाए टूरिस्टों के आने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कितने दिन से नहीं चलाया शिकारा? जब से यह गड़बड़ तब से नहीं चला है, तब कोई आता है नहीं यहाँ पर। डल लेक के किनारे तकरीबन 2000 हाउस बोट 50 दिनों से खाली पड़ी हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली हाउस बोट के लोन की किश्त देना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। बहुत अच्छा बिजनेस था बिगनिंग जुलाई तक, और उसके बाद में जब से ये सब सस्पेंड हो गया है ड्यू टू दिस ये टर्माइल जो हुआ है, इसकी वजह से सारा बिजनेस यहाँ पे टोटल डिस्ट्रॉय और एवरीथिंग इज इन डिस्ट्रक्शन। यही हालत श्रीनगर के होटलों की भी है। होटल सुनसान पड़े हैं। खाली पड़े इस होटल में हर महीने 90 लाख रुपए तक की कमाई होती थी, आज 10 लाख जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ऑन एन एवरेज हम महीने में लगभग 90 लाख का धंधा कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास लगभग 50%, 60%, 50-55% की प्रॉफिट रहा करती थी। आप समझ सकते हैं हम इस महीने में अभी तक सिर्फ 10 लाख का ही धंधा किए हैं। आज 27 तारीख है, सोच सकते हैं तो किस तरह हम काम कर रहे हैं। हमारा फिक्स कॉस्ट ही लगभग 27-28 लाख रुपए है। इस हाल पे हम हैं इस वक्त। 50 दिन के कर्फ्यू ने कश्मीर की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर रख दिया है। कर्फ्यू की वजह से कश्मीर को अब तक 6400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। ये वो मौसम है जब कश्मीर की सड़कों पर टूरिस्टों की बहार आती थी। अब हालत ये है कि ट्रेवल एजेंट्स के दफ्तर खाली पड़े हैं, सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। तौर पर अगर हम देखा जाए, एक होटेलियर के एवरेज 2 महीने की बिजनेस रेवेन्यू जो है 2-3-4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक चला जाता है। टूर ऑपरेटर भी 2 करोड़, 3 करोड़ का बिजनेस करता था। उसके अलावा फिर यहाँ हज़ारों होटल्स है, हज़ारों हाउस बोट्स है, 10,000 के करीब ट्रांसपोर्ट है, इसी के नंबर के बराबर पोनी वाला भी है। तो सबको मिला के 6,000 करोड़ का नुकसान तो हुआ होगा। कश्मीर में कर्फ्यू की मार चारों तरफ दिख रही है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म के बाद सेब उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। इस बार कश्मीर में 1.5 गुना ज्यादा सेब उत्पादन की संभावना है।
लेकिन कर्फ्यू के हालात देखकर सेब उत्पादन करने वाले लोग डरे हुए हैं। सेब पर बाकी सेब के बगैर कोई कुछ जरिया नहीं है हम लोगों को। ये सब खराब हो गया है। अब तो हम नहीं ले जा सकते नहीं, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। हिंसा, पत्थरबाजी और कर्फ्यू की वजह से कश्मीर में शादियां भी कैंसिल हो रही हैं। ये कश्मीर में शादियों के सीजन की शुरुआत है, लेकिन श्रीनगर के अहमद असलम दुखी हैं कि उन्हें अपनी बहन की शादी को कैंसिल करना पड़ा। यहाँ निकाह सेरेमनी होने वाली थी, बट जैसा कि आपको पता है यहाँ पर तो हालत खराब हो गए, इसलिए हमें कैंसिल ही करना पड़ा। कल होने वाला था हमारा, बट अब तो नहीं हो पाएगा। श्रीनगर के करण नगर में इस परिवार में बेटे की शादी हुई। अब ये लोग फोन पर रिश्तेदारों को रिसेप्शन कैंसिल होने की जानकारी दे रहे हैं। तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये हालात भी अलाउ नहीं करते हैं। अखबार देखते हैं तो अंदर से तो दिल रोता है। एक माँ होती है, माँ ही जानती है बच्चे का दर्द क्या होता है। इस वक्त जो हालात है ये खुशी नहीं है। इस वक्त पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे नहीं हैं कि खुशियां मनाई जा सके। अनुमान है कि कश्मीर में कर्फ्यू के 50 दिनों के दौरान 10 ज्यादा शादियों को या तो कैंसिल कर दिया गया है या फिर टालना पड़ा है। ये कश्मीर में 50 दिन के कर्फ्यू वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जिनसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक दुखी हैं। कश्मीर ने ऐसा कर्फ्यू पहले कभी नहीं देखा, न जाने और कितने दिन ऐसा चलेगा। शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ संजय बरागटा, श्रीनगर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हालात को सुधारने की दिशा में कई कदम उठाए। महबूबा ने भी ये कहा कि 90% जनता कश्मीर की ऐसी है जो हिंसा में नहीं शामिल है। 10% लोग हैं, उन्हें संभालना होगा। लेकिन पत्थरबाजी का क्या किया जाए? घाटी में हिंसा जारी है, पत्थरबाज मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सावधान रहने की दरकार है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है, वो एक ऐसा हथियार लेकर आ रही हैं जो पत्थरबाजों को जख्म तो नहीं देगा, लेकिन उन्हें एक कदम भी, जी हां, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आज इस वक्त हम उस खास हथियार का पूरा विश्लेषण करेंगे। सावधान हो जाओ कश्मीर में कोहराम मचाने वालों। सावधान हो जाओ जवानों को पत्थर मारने वालों। अब तैयार है घाटी के लिए नया हथियार। अब तैयार है तन और मन सुन्न करने वाला हथियार। अब तैयार है बिना घाव दिए महाचोट पहुंचाने वाला हथियार। यहाँ से हमको भी भागना पड़ेगा क्योंकि ये धुआं जो आ गया है यहाँ से पैलेट गन को लेकर घाटी में काफी बवाल हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर गए तो जल्द ही पैलेट गन का विकल्प देने की बात कहकर आ गए। यूं तो पैलेट गन के कई विकल्प हैं, लेकिन खबर है कि एक खास विकल्प पर गृह मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है। पैलेट गन के उस विकल्प को आप सुपर मिर्ची बम कह सकते हैं। सुपर मिर्ची बम ऐसा है जो पत्थरबाजों को बेदम कर देगा। हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं जहां वो सुपर मिर्ची बम बनकर तैयार किया जा रहा है। पिछले 50 दिनों से कश्मीर घाटी में कोहराम मचा है। प्रदर्शनकारी घरों से निकलते हैं और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते हैं। बचाव के लिए हमारे जवानों के पास एकमात्र विकल्प होता है, पैलेट गन। लेकिन हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारी जब पैलेट गन से ताबड़तोड़ घायल होने लगे तो कश्मीर के लोगों को और सियासी पार्टियों को एक नया मुद्दा मिला और फिर पैलेट गन को बंद करने की मांग उठने लगी। जब केंद्र में अमन बहाली की कोशिशें शुरू हुई
तो केंद्र सरकार ने घाटी के लोगों की मांग मान ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में 2 दिनों की मैराथन माथापच्ची के बाद ऐलान कराए कि पैलेट गन बंद होगा और जल्द से जल्द पैलेट गन का विकल्प तैयार कर लिया जाएगा। पैलेट गन का जहां तक सवाल है, उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था, मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं। विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। क्या है पैलेट गन का नया विकल्प? अब कैसे काबू में आएंगे हिंसक प्रदर्शनकारी? क्या होगा घाटी में सुरक्षा बलों का नया हथियार? पैलेट गन के विकल्प के बारे में जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर के करीब टेकनपुर में बने बीएसएफ के TSU यानी टीयर स्मोक यूनिट में। यही तैयार किया जा रहा है घाटी में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का नया हथियार। बीएसएफ के इस खास यूनिट में दंगा कंट्रोल के लिए कई तरह की गोलियां और बम बनाए जाते हैं। नजरें घुमाइए, आपको कई तरह के शेल और ग्रेनेड नजर आएंगे, लेकिन पैलेट गन का विकल्प जिसे माना जा रहा है वो ये है, पावा शेल। पावा शेल को अलग अलग तरीके से प्रदर्शनकारियों के करीब दागा जाएगा। जैसे ही शेल में मौजूद केमिकल प्रदर्शनकारियों के शरीर में जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसे छींक आने लगेगी और फिर वो कुछ करने की हालत में नहीं रह जाएगा। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पावा शेल को इस्तेमाल किया गया है। अगर भीड़ को यहाँ से भगाना है, हिंसक प्रदर्शन कोई कर रहा है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये एक डेमो यहाँ पर चल रहा है। और ये डेमो बीएसएफ की जो एकेडमी है, वहाँ पर पावा शेल जो कि 50,000 की संख्या में बनाए जा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। गृह मंत्रालय के कहने के बाद यहाँ पर जो टेस्टिंग की जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो ऐसी है कि आंखों में लगने के बाद वो सीधे इफेक्ट डालती है, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होता है वो उसको ना तो वहाँ पर उससे महसूस कर सकता है और जलन होने लगती है। इस तरीके से यहाँ किस तरीके से हम आपको बताएंगे कि पावा शेल्स का इस्तेमाल कैसे होगा, साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको पैलेट गन के विकल्प के तौर पर तैयार किए जा रहे पावा मतलब समझाते हैं। पावा का मतलब होता है पिलार्गोनिक एसिड वनिलाइल अमाइड, जिसे नॉनिवमाइड भी कहते हैं। ये एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक काली मिर्च में पाया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि पावा को अलग अलग रसायनों की मदद से कृत्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है और उसे शेल्स में भरा जा रहा है। यानी आप पावा शेल को मिर्ची के गोले कह सकते हैं। पावा एक सिंथेटिक चिली केमिकल है। ये केमिकल नेम पर इसको नॉनिवमाइड भी बोलते हैं, पावा भी बोलते हैं। ये बेस केमिकल है, ये पर्टिकुलर लैक्रिमेटरी अम्युनिशन के लिए। और ये अम्युनिशन हम पावा को इस्तेमाल कर अलग अलग रूप में बनाते हैं। एक तो ग्रेनेड बनाएंगे और पावा शेल बनाएंगे, लैक्रिमेटरी प्लस स्टंट लैक अम्युनिशन बोलते हैं, वो भी बना देंगे इससे। पावा शेल्स को हाथ से भी फेंका जा सकता है और खास बंदूकों की मदद से भी। ये देखिए, ये 38 mm गैस गन है, जिसकी मदद से पावा शेल्स को करीब 100 मीटर की दूरी तक फेंका जा सकता है। माना जा रहा है कि पावा शेल्स पैलेट गन के मुकाबले बहुत कम घातक है, लेकिन असरदार उससे कहीं ज्यादा। एक बार दागे जाने पर यह टारगेट को कुछ वक्त के लिए पंगु कर देता है। ये पावा शेल हैं, इनको फेंका गया है उस जगह पर जहां पर भीड़ जो है मौजूद है और हिंसक प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर एक डेमो किया जा रहा है, और डेमो करने का मतलब यह है कि इसका जो धुआं है वो जब आता है तो सीधे आंखों में लगता है और शरीर के ऊपर जो बॉडी होती है उस पर इचिंग होने लगती है, यानी कि खुजली होने लगती है। यहाँ से हमको भी भागना पड़ेगा क्योंकि ये धुआं जो आ गया है यहाँ से फिलहाल प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए घाटी में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैलेट
छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो टारगेट के शरीर पर जख्म देते हैं। पैलेट गन से बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने का लक्ष्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें घायलों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। साथ ही पैलेट से घायल हुए लोगों के घाव भरने में लंबा वक्त लगता है और निशान रह जाते हैं। कई बार पैलेट की वजह से हुए घाव की सर्जरी तक करनी पड़ती है, लेकिन पावा शेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी को गलती से भी डायरेक्ट हिट होता है तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं होगी। बिल्कुल। तो पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, इस तरीके से जो पावा शेल बन रहा है उसकी बॉडी को भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इससे चोट भी नहीं लगेगी और प्रदर्शनकारी काबू में भी आ जाएंगे। यानी पावा शेल्स वो हथियार साबित होगा जिसकी मदद से सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जितेंद्र सिंह, टेकनपुर, आज तक। हम बात कर रहे थे पैलेट गन की और उसके विकल्प की। खबर है कि घाटी के लिए 50,000 पावा शेल्स यानी सुपर मिर्ची बम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए अब हम आपको सुपर मिर्ची बम की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे वहां 10 सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि वो सुपर मिर्ची बम कितनी तेजी से किस हद तक इंसान पर असर डालता है। टेकनपुर स्थित बीएसएफ के टीएसयू में काम जोरों से चल रहा है। पावा यानी काली मिर्च के रसायन को कृत्रिम तरीके से तैयार करके दनादन शेल्स बनाए जा रहे हैं और घाटी के लिए पैलेट गन का विकल्प तैयार किया गया है। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पावा शेल से जब चोट नहीं लगेगी तो दंगाइयों को काबू में करना मुश्किल होगा। जिस फैक्ट्री में पावा शेल्स को तैयार किया जा रहा है, जरा देखिए वहाँ जाने के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। पावा फिलिंग शॉप के अंदर जाने के लिए एक विशेष तौर की तैयारी करनी पड़ती है। ये तैयारी होती है क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिक चिली होती है और जब सांस के जरिए अंदर जाती है तो उससे छींक आने लगती है बहुत तेजी से और काफ़ी दिक्कत होने लगती है। इसके लिए तैयारी ये होती है कि आपको दिखाना चाहेंगे कि इस कपड़े को यहाँ पर पूरे शरीर में इसको बांधा जाता है। किस तरीके से बांधते हैं इसको? जी, इसको यहाँ पर टाइट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर उसके बाद में इसको दोहरा करके जी इधर से इसको लगाते हैं जी, यहाँ से पूरे मुंह को ढक दिया जाता है ताकि मुंह को ढकने से यानी कि जो वहाँ का स्मेल है वो नहीं आएगी। पूरी तैयारी के साथ पावा शेल तैयार करने वाली फैक्ट्री के भीतर जाने के बावजूद वहाँ काफी देर तक टिका रहना मुश्किल है। वजह यह है कि जो शेल्स में भरने के लिए जो पावा तैयार किया जा रहा है उसे सहन करना काफी मुश्किल है और जैसे ही तेज गंध सांस की मदद से फेफड़ों तक पहुंचती है, शरीर शिथिल होने लगता है। पैलेट मशीन जो कि इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है और इसके जरिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। ये मशीन है, इस मशीन के अंदर अलग अलग तरीके के जो केमिकल हैं जिसमें पावा केमिकल होता है, उस केमिकल को भरा जाता है और उसको भरने के बाद इसको जो प्लास्टिक शेल होती है उसके अंदर इसको डालते हैं। प्लास्टिक शेल के अंदर डालने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की चलते यहाँ क्योंकि इतना पावरफुल ये पावा केमिकल है जिसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इससे त्वचा के ऊपर इचिंग भी होने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पावा शेल्स के इस्तेमाल से इसका असर सिर्फ टारगेट पर या प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं होगा बल्कि इसे दागने वाले जवानों पर भी होगा, जिससे बचने के लिए एक खास तरीके का मास्क तैयार किया गया है। पावा शेल्स का इस्तेमाल से पहले सुरक्षा जवानों को यह खास मास्क पहनना जरूरी होगा। कश्मीर घाटी में पावा शेल के इस्तेमाल के दौरान अगर वहां पर जो यूजर है उसको भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में बीएसएफ और सीआरपीएफ को ये बोला गया है कि उसके लिए आधुनिक फेस मास्क जो हैं वो लगाए जाएं। लेकिन अगर ये सिचुएशन में ज़्यादा इरिटेशन होता है तो हम फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्लीन एयर केमिकल यूनिट से हवा छन के हमारे पास तक पहुंचती। तो ये फेस मास्क जो है ये आगे का जो हिस्सा है इससे हवा जो है वो छन करके आगे जाती है और इनके पास पहुंचती है। अब आपको ये बताते हैं कि टीएसयू में शेल्स के साथ साथ ग्रेनेड भी बनाए जा रहे हैं।
अगर हम शेल्स की बात करें तो टीएसयू में 2 तरीके के पावर शेल्स तैयार किए जा रहे हैं। एक तो प्लास्टिक के इस्तेमाल वाले और दूसरे एल्युमिनियम बॉडी वाले, जिन्हें खास तरीके के 38 mm गैस गन से दागा जा सकता है। इसे 38 mm गैस गन के नाम से जाना जाता है। आप सिंपली इसको ओपन करने के बाद वेपन को लोड करिए। लोड करने के बाद सिंपल 45 डिग्री एंगल पे इसको आपने फायर करना है, ताकि आपको मैक्सिमम रेंज 130 मीटर मिल पाए। बिल्कुल। एंगल छोट नीचे रहेगा तो इससे किसी को लगने की भी संभावना रहती है, तो 45 डिग्री एंगल पे ही इसको फायर करना 38 mm गैस गन से। बिल्कुल। दिलचस्प ये कि प्लास्टिक बॉडी वाला पावर शेल्स सुरक्षा बलों के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। शेल्स के गिरते ही बॉडी पिघल जाएगी, जिससे प्रदर्शनकारियों को चोट भी नहीं लगेगी और न ही वो उसे उठाकर सुरक्षा बलों पर वापस फेंक पाएंगे। तो यहाँ पर जो पावा शेल है वो एल्युमिनियम बॉडी में भी बन सकता है और इसको दूसरा जो हमारे पास मौजूद है ये प्लास्टिक बॉडी में भी बन सकता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान ये एल्युमिनियम शेल वहां पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी वापस जो जवान हैं उनके ऊपर फेंक दे तो उनको इंजरी हो सकती है, इसलिए प्लास्टिक बॉडी बनाई गई है। अब पावर शेल्स को तरह तरह के बंदूकों में डालिए और 45 डिग्री के एंगल पर रखकर दाग दीजिए और काम हो गया। लेकिन बंदूकों में एक बार में एक ही शेल डाले जा सकते हैं। इस परेशानी का काट भी ढूंढ लिया गया है। ये देखिए, ये है मल्टी शेल लॉन्चर, जिसकी मदद से 6 राउंड पावर शेल्स एक साथ दागे जा सकते हैं। और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो ऑटोमेटिक लॉन्चर बैरल भी मौजूद है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस मल्टी सेल लॉन्चर के जरिए अगर कोई नहीं भागता है तो उसके लिए ये मल्टी बैरल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से चलता है और इसके अंदर इसी तरीके के जो ये सेल हैं ये लगाए जाते हैं। इसके अंदर पावा गैस भरी हुई होती है और इस गैस के जरिए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से वहां से हटाया जाता है। यूं तो टीएसयू में पैलेट गन के विकल्प के तौर पर कई तरह के शेल्स और ग्रेनेड तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पावर शेल को पैलेट गन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया गया है और पहली खेप में 50,000 पावर शेल्स को टेकनपुर से घाटी में भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसका अभी प्रोडक्शन का हम स्टार्ट किए हैं और ये अलग अलग क्वांटिटी में हम इसका स्टार्ट किए हुए हैं। बिकॉज हमारे पास शेल का भी डिमांड है, ग्रेनेड का भी डिमांड है, स्टन लैग का भी डिमांड है। हम इसको ऑलरेडी इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, कितना जल्दी दे सकें और कितना जल्दी उनको हम पहुंचा सकें। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय पावर शेल्स को अचूक हथियार मान रहा है, जिसमें एक धमाके के साथ 100 मीटर तक असर भी होगा और करीब 30 से 35 मिनट तक सबसे तीखी मिर्ची की जलन भी होगी, साथ ही शरीर पर जख्म भी नहीं होगा। जितेंद्र सिंह, टेकनपुर, आज तक।